हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए मैं जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आप लोग की आने वाली है, उसके प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए, या फिर जो बच्चे यूपी बीएड में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए मैं अकाउंटेंसी की जो कॉमर्स सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आने हैं उससे रिलेटेड वीडियोज लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम में आपको ये पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सके और काफी क्वेश्चंस आपको इसमें से भी देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर आपको जो वीडियो आ चुकी है या आगे आएंगी वो सब एक जगह पर मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं इसमें और 15 क्वेश्चन लेते हैं। तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। Which account is affected when the owners invest additional capital in the business? जब मालिक व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी निवेश करता है तो कौन सा खाता प्रभावित होता है? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ओनर होते हैं, यानी कि किसी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है कुछ एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो वहां पर कौन सा अकाउंट इफेक्ट करता है, यानी कि किस अकाउंट पर को प्रभावित करेगा। तो जो एडिशनल कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस होता है कैपिटल के बिना तो नहीं चलेगा, पूंजी तो उसके लिए हमें चाहिए ही होती है। तो ओनर्स लगाते हैं उस कैपिटल को, और जब उसमें वो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है वही बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एडिशनल और उसमें डाली जा रही है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, और वही इफेक्ट करेगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू। तलपट तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है। वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर खातों की अंतर्गतीय सटीकता की पुष्टि करना। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, लेन देन दर्ज करना। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि निर्धारित करना। रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरणों का मिलान करना। तो जो तलपट होता है, तलपट कब बनाया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एक इसमें बात करें, सबसे पहले जो तैयार किया जाता है वो आपका जर्नल प्रिपेयर होता है, जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल होता है, उसी से हम आगे क्या बनाते हैं, लेजर तैयार करते हैं। जब हम लेजर तैयार करते हैं तो लेजर के बाद हम जो उसका मिलान करने के लिए कि जो भी अकाउंट हमने रखे हैं वो सही है या नहीं है, या उसमें अगर किसी भी तरह की अर्थमेटिक कोई त्रुटि या एरर आ गया है तो वो भी आपका कैसे पता चल जाता है, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमने बनाए होते हैं अपने खाते, उन सब का जो बैलेंस आता है उसी से ही आप लेजर जो बनाते हैं, लेजर में जो अकाउंट्स है उसका जो बैलेंस निकल के आता है उसी से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को, तलपट को। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड उसके इक्वल आ रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो मीन्स ये होता है कि जो लेजर में आपने अकाउंट बनाए हैं तो जो बैलेंस निकाला गया वो सही है। पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये दोनों साइड आपके इक्वल आ रहे हैं तो लेजर सही ही होगा। बहुत से ऐसे एरर होते हैं जो छुप जाते हैं, नहीं पता चल पाते, लेकिन ये काफी हद तक माना जाता है कि ट्रायल बैलेंस मिल जाने से गणितीय शुद्धता रहती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, तो यही हो जाएगा कि वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके आगे हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो की जाती हैं, जो एडजस्टमेंट अगर किसी तरह का करना है उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका रहता है, लेखांकन चक्र भी कह सकते हैं इसे, या फिर ये कह सकते हैं कि कैसे एक प्रोसेस आपकी अकाउंटिंग की चलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी अकाउंट। इनमें से कौन सा एक दायित्व या फिर देयता खाता है। अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा जाता है, कौन से अकाउंट लायबिलिटी है, कौन से एसेट अकाउंट होते हैं, करंट लायबिलिटी कौन से होते हैं, कौन से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे सिर्फ लायबिलिटी अकाउंट पूछा गया है, तो लायबिलिटी अकाउंट कौन सा होगा, जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ये आपके लायबिलिटी नहीं, ये एसेट होते हैं, किस तरह की, करंट एसेट। कैश भी करंट एसेट है, इन्वेंट्री भी। यहाँ पर जो अकाउंट पेएबल होता है ये आपके लायबिलिटी अकाउंट होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि अकाउंट पेएबल का क्या मतलब है, आपकी लायबिलिटी बन रही है कि आपको कुछ अमाउंट जो है किसी दूसरे व्यक्ति को पे करना है, पेमेंट करना है, तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूछा है, लेखांकन समीकरण। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको अच्छे से
जो आपके 3 या 4 अकाउंटिंग इक्वेशन है उनको याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो कौन सा लेखांकन समीकरण इसमें से सही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस इक्विटी, एसेट प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लेखांकन समीकरण कौन सा सही है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा लेखांकन समीकरण इसमें आपका सही होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एक साइड आपकी एसेट रहती है और दूसरी साइड क्या होता है, जो दायित्व होते हैं और जो आपकी शेयर पूंजी होती है, इक्विटी होती है, उन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका एक साइड हो जाता है, दूसरी साइड एसेट होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which financial statement shows the financial position of a company at a specific point in time? कौन सा वित्तीय विवरण किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को किसी विशिष्ट समय पर दिखाता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे दिखाएगा। कौन सा इसमें से हो जाता है, क्योंकि बहुत से स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं लेकिन किसी स्पेशल तिथि पर जो भी आपकी सही स्थिति को दिखाएगा तो वो बैलेंस शीट कहलाती है। हिंदी में इसको हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। जो बैलेंस शीट होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर, जो कि अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है, जो कि फाइनल अकाउंट होता है, जो बैलेंस शीट है आपकी फाइनल अकाउंट्स में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर जो आपका बैलेंस शीट होती है, फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा होते हैं, तो वहां पर दिखाया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे किसी भी संस्था की, किसी इंस्टीट्यूशन की स्थिति क्या होगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर संपत्ति का एक उदाहरण है? कैश, इन्वेंट्री, मशीनरी, अकाउंट रिसीवेबल। फिक्स्ड एसेट की यहाँ पर बात हो रही है कि कौन एक स्थिर संपत्ति का एक उदाहरण होगा। तो फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाती हैं, आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो एसेट दे रखी है, तो कैश ये आपका शॉर्ट टर्म कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं करेंट एसेट है, इन्वेंट्री भी करेंट एसेट है और अकाउंट रिसीवेबल्स भी करेंट एसेट है। लेकिन जो मशीनरी है आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट रिफर्स टू, लेखांकन में क्रेडिट शब्द का क्या अर्थ होता है? एन इंक्रीज इन एन एसेट अकाउंट, एक संपत्ति खाते में वृद्धि, एन इंक्रीज इन एन लायबिलिटी अकाउंट, देयता खाते में वृद्धि, अ डिक्रीज इन एन इक्विटी अकाउंट, एक इक्विटी खाते में कमी, अ डिक्रीज इन ए रेवेन्यू अकाउंट, एक राजस्व खाते में कमी। यहाँ पर लेखांकन में क्रेडिट शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लेखांकन में क्रेडिट शब्द की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, दो चीजें रहती हैं, एक आपका डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट में एसेट इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, यानी कि कोई हम एसेट को अगर है क्रेडिट कर रहे हैं तो वहां पर संपत्ति खाते में वृद्धि हो रही है, लायबिलिटी खाते में वृद्धि या फिर इक्विटी खाते में कमी या फिर एक राजस्व खाते में कमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, एक देयता खाते में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य क्या होता है? टू मैच द बैंक बैलेंस विद द कंपनीज लेजर बैलेंस, बैंक बैलेंस को कंपनी के लेजर बैलेंस के साथ मिलाने के लिए। टू रिकॉर्ड डेली कैश ट्रांजेक्शन, दैनिक नगद लेन देन दर्ज करने के लिए। टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि निर्धारित करने के लिए। टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट तैयार करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बीआरएस होता है, बैंक समाधान विवरण है, इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है तब जब जो आपकी कैश बुक होती है, जो कैश बुक है उसका जो कैश बुक में जो हमारा बैंक साइड होता है, जो बैंक कॉलम होता है, उस बैंक कॉलम और जो आपका पासबुक है, जो पासबुक है उसमें दोनों में ये देखने के लिए कि अगर किसी तरह की कोई आपस में क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं, तो इन दोनों को, इसको और इसको आपस में मिलान करने के लिए जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसको शॉर्ट में बीआरएस बोला जाता है। और कौन प्रिपेयर करता है, तो ये कस्टमर खुद प्रिपेयर करता है, ये बैंक नहीं प्रिपेयर करेगा, ना ही कोई कंपनी दूसरी प्रिपेयर करती है, कस्टमर खुद ही तैयार करता है। तो यहाँ पर टू मैच द बैंक बैलेंस विद द कंपनीज लेजर बैलेंस, या फिर टू रिकॉर्ड डेली कैश ट्रांजेक्शन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो यहाँ का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बीआरएस क्या होता है और कौन से बनाता है और किस दो चीजों को मिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, मूल्यह्रास किस पे लगाया जाता है?
फिक्स एसेट स्थिर संपत्तियां, करंट एसेट चालू संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट अमूर्त संपत्तियां, लायबिलिटीज दायित्व। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन ह्रास होता है वो किस पे लगाया जाएगा? जो ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है आपका, वो फिक्स एसेट पे लगाया जाता है। जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उन पे लगाया जाता है, जैसे कि कौन कौन सी हो जाती हैं? बिल्डिंग पे लगाया जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो मशीनरी पे लगाया जाता है, या फिर मशीनरी के अलावा फर्नीचर जो होता है फर्नीचर पे लगाया जाता है। तो ये सब क्या है आपकी? ये सब हो जाती हैं फिक्स एसेट, उन पे लगाया जाता है, यानी कि एक से अधिक वर्षों तक ये चलती रहती हैं, उन पे लगाया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट? निम्नलिखित में से कौन अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है? लैंड, गुडविल, बिल्डिंग, इन्वेंट्री। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटेंजिबल एसेट जो है अमूर्त संपत्तियों का क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पर अमूर्त संपत्तियां कौन सी होती हैं? वो संपत्तियां जिन्हें आप देख नहीं सकते, जो दिखाई नहीं देती, उनकी वैल्यू तो होती है लेकिन वो दिखती नहीं है, वो संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। जिसमें से कौन सी हैं? जो गुडविल होती है, यानी कि जो ख्याति होती है, वो इंटेंजिबल एसेट मानी जाती है। बाकी की जो भूमि है या फिर इमारत या बिल्डिंग है, वो क्या हो जाएगी? ये फिक्स एसेट है, ये आपकी फिक्स एसेट है, ये वाली भी फिक्स एसेट है। और इन्वेंट्री जो होती है वो हो जाती है आपकी करेंट एसेट, और गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट हो जाएगी। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स एक्सपेंसेस टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प टू जनरेट इज नोन एज। वह लेखांकन सिद्धांत जो व्यय को उन राजस्वों के साथ मिलाने की आवश्यकता करता है जिन्हें वे उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उसे कहा जाता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, राजस्व समानता सिद्धांत, मैचिंग प्रिंसिपल, मिलान सिद्धांत, कॉस्ट प्रिंसिपल, लागत सिद्धांत, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, निरंतरता सिद्धांत। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह लेखांकन सिद्धांत जो व्यय को उन राजस्वों, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से सिद्धांत है जो कि अकाउंटिंग की अपने प्रिंसिपल हैं, अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो व्यय को आय के साथ मिलाने के लिए होता है, यानी कि जब व्यय और आय को आपस में मिलान करते हैं तो वहाँ पर जो सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो वो आपको हो जाता है मैचिंग प्रिंसिपल, मिलान सिद्धांत। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में और मैचिंग में। तो ये आपका मैचिंग होता है क्योंकि आप मिलाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर राजस्व सिर्फ आय की बात नहीं कर रहे, व्यय की भी बात कर रहे हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायल बैलेंस द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस शुड बी इक्वल टू। एक ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस का कुल योग किसके बराबर होना चाहिए? टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस का कुल योग, टोटल एसेट कुल संपत्तियां, टोटल लायबिलिटीज कुल डेट है, टोटल एक्सपेंसेस कुल डेट। तो आपको क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है तलपट जो है उसमें द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस शुड बी, जो डेबिट बैलेंस होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो किससे इक्वल होना चाहिए? तभी मैंने ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बताया ही था कि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, एक साइड उसके डेबिट होता है और दूसरी साइड क्रेडिट होता है। इन दोनों का साइड जो है वो इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहाँ पर टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल एसेट लायबिलिटीज इस वजह से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पर टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। इसी सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, नहीं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो यूपीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर भी मैं आप लोग को सिखा दूंगी, जिससे कि आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाए कि प्रीवियस में कितने क्वेश्चन किस तरह के आए हैं। मैं इसकी एक अलग से सीरीज भी लाएंगे जिसमें कि हम प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? इसमें से कौन सा वास्तविक खाता है? कैश अकाउंट, नगद खाता, रेंट अकाउंट किराया खाता, कमीशन अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा वास्तविक खाता है? कौन सा वास्तविक खाता हो जाएगा? यानी कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट कौन सा हो जाता है? जिसमें कि आपकी एसेट्स होती हैं। यहाँ पर एसेट की अगर हम बात करें कौन सी है? कैश अकाउंट है। तो आपका नगद खाता है, रोकड़ खाता होता है, वो एक एसेट है, किस तरह की है? करेंट एसेट है। तो यही हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। तो एक आंसर है ऑप्शन है। बाकी जो आपका रेंट अकाउंट है, कमीशन है, सैलरी है, ये तीनों ही किस तरह के अकाउंट है? तीनों ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसलिए आपका जो रियल अकाउंट है वो कैश अकाउंट है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट? स्थिर संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव क्या है? इंक्रीज नेट इनकम, सुधार में वृद्धि करना, डिक्रीजेस नेट इनकम, सुधार में कमी, इंक्रीजेस टोटल एसेट, कुल संपत्ति में वृद्धि, डिक्रीज लायबिलिटी, देयताओं में कमी।
तो यहाँ पर क्वेश्चन तो कह रहा है कि जो फिक्स एसेट होती हैं उन पर डिप्रिसिएशन को प्रोवाइड कराना क्या इफेक्ट डालता है। जब हम स्थिर संपत्तियों पर फिक्स एसेट पर टैक्स लगाते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, या किस चीज़ पर पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उससे हमारी इनकम जो होती है वो कम होती है, डिक्रीज इन नेट इनकम। जो हमारी आय है क्योंकि जो हमें इनकम हुई उसी में से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम, तो लाभों पर प्रभाव भी कहा जाता है डिप्रिसिएशन को। तो यहाँ पर सही का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which financial statement reflects the financial performance of a company over a period of time। कौन सा वित्तीय विवरण किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को एक अवधि में दर्शाता है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को एक लिमिटेड अवधि या टाइम पीरियड में दिखाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए, अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।